आज मैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे बात करने आया हूँ। वह प्रशासनिक व्यवस्था जो कि आम आदमी पे लागू होता है। इस देश के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी एवं वैसे सभी राजनीतिक लोगों पे लागू नहीं होता है, जो कोई भी सत्ताधारी दल के हो या मजबूत विपक्षी दल के हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हुई, जांच के प्रमुख बिंदुओं पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पे आरोप लगा है। सिद्ध होना या न होना, क्या यह परिस्थिति आम आदमी के साथ होता तो क्या यह संभव था? क्या विपक्ष में अब बैठे हुए लोगों पे होता तो क्या यह सरकार चुप होती, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या योगी की सरकार हिटलर शाही के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित होगी? क्या हिटलर के बाद नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ सिर्फ गुंडई और लंठई के बल पे इस देश के प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कानून व्यवस्थाओं को लेकर के जिस प्रकार से एक नया पैंतरा और खेल चल रहा है, इस देश में आंदोलन जिसे अमेरिका जैसे देशों ने इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा, संदेश भी दिया कि भारत की पहचान गांधी से ही रहेगी। आप समझ के देखिए कि गांधी के देश में यह अक्टूबर का महीना है, गांधी जयंती का अब दूसरा दिन समाप्त हुआ है, आज हम तीसरे दिन में हैं। और इस परिस्थितियों में जब गांधी की सोच, विचार और क्षमताओं पे ही अगर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ता में बैठने के बाद किसी भी तरह से यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि यह गांधी का देश है और गांधीत्व के माध्यम से ही इस देश को चलाया जा सकता है। याद होगा कि प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने वाली स्मृति ईरानी आज आंदोलन के खिलाफ बोलती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे अभद्र टिप्पणी करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वह आज आंदोलनों पे टिप्पणी करते हैं। और आप सोच कर देखिए कि आंदोलनकारियों को आतंकवादी भी दिया जाता है और युवाओं की मानसिकता कैसे बदल रही है कि जब एक आंदोलन हो रहा था तो उसे आप सराखों पे रखे थे और आज आप राजनीतिक भक्ति में अपने जो रोजगार की आपकी ज़रूरत है, आपको भोजन की ज़रूरत है, आप कब तक अपने माँ बाप के सहारे जीवित रहेंगे? पढ़ लिख कर, डिग्रियाँ मोटी मोटी लेकर, मोटे मोटे किताब पढ़कर अगर आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो ये कौन सी परिस्थिति है? खैर, मैं इस विषय पे आकर के आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आज आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप पहले देखिए, फिर मैं इसके संबंध में बात करूँगा कि आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या है। पहले देख लीजिए। यह जो आप देख रहे हैं वीडियो, यह फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें व्यक्त करती है। यह पुलिस की साइन है और इसको देखकर हम कितने भयभीत हो जाते हैं। जहां पुलिस हमारी सहायक होनी चाहिए, वहीं यह पुलिस हमारी सहायक नहीं रहती है। विभिन्न प्रकार के टैग लगे होते हैं, जहां भी आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के टैग लगाकर पुलिस अपनी गाड़ियों पे घूमती है, नेताओं की गाड़ियों पे झंडे घूमते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपने नियमावली के तहत काम करने की जो दुहाई देते हैं वो कहीं नज़र नहीं आती है। आम जनताओं पे बहुत सारी कार्रवाई होती है। यह देख सकते हैं कि किस प्रकार के टैग बनते हैं और लोग इसी पे घूमते हैं, जिसके सहारे सभी लोग यह दर्शाते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं और संविधान कहाँ है। संविधान के स्वरूप को समझने के लिए हमें एक बेहतर प्रशासनिक और राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत संवैधानिक स्ट्रक्चर की जरूरत है, जो कहीं दिखाई नहीं देती है। अभी जो आपने तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें इस भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर के रखवालों की तस्वीर है। इसमें आपने पुलिस प्रशासन के सभी अंगों को देखा है कि इसी प्रकार से लोगों टैग के साथ काम करती है। खास करके
पुलिसिंग सिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं, पुलिस काम करती है, उस सिस्टम को आप बखूबी समझिए। मैं एक उदाहरण देकर के, क्योंकि मैं वैशाली जिला में हूं और यहाँ से मैं पुलिस की सिस्टम पे आपसे बात करता हूं। हाजीपुर शहर में 2-3 ऐसे एरिया है जिसको नो एंट्री के लिए बताया गया है। आप कहते हैं, संविधान कहता है, भारत के राजनेता कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है, संविधान कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या बराबर है? क्या 75 साल में अब तक संविधान बराबरी का हक दे पाई है लोगों को? एक राष्ट्रपति जो देश का सर्वे सर्वा कहा जाता है, उसके ऊपर और वो हम खर्च करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। यह कमाल सी बात नहीं लगती है? वहीं एक आम आदमी पे हमारा 4 आना रुपया खर्चा नहीं है। उसे कोई गोली मार दे, ट्रक कुचल के चल जाए, नेता विधायक सांसदों के गाड़ियाँ उस पर चढ़ के चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक FIR दर्ज होगी, जांच की कागजी कार्रवाई थोड़ी सी होगी और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन बदलता क्या है? कुछ नहीं। तो मैं बात कर रहा था नो एंट्री की। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी, DM, SP, मंत्री जी यहाँ पे जैसे ही हाजीपुर में आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, या कोई भी साइन बोर्ड लगा हुआ आप देखेंगे गाड़ी आती है, तो वैसे ही नो एंट्री पे खड़ा रहने वाले पुलिस वाले जो हवलदार हैं, चौकीदार हैं, जो भी कैटेगरी के लोग होंगे, वो तुरंत साइड कर देते हैं बैरिकेडिंग को और वो गाड़ी आराम से चली जाती है। अक्सर आप देखिएगा। लेकिन वही आम आदमी कोई इमरजेंसी में हो, अस्पताल तक की गाड़ियाँ जो एम्बुलेंस कहते हैं आप, वो एम्बुलेंस को भी उस रास्ते से ले जाने के लिए या उसको पार कराने के लिए पुलिस वाले ऐसे उठते हैं जैसे उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए चिंता नहीं है। लेकिन सरकारी गाड़ियाँ हो या राजनेताओं की गाड़ियाँ हों, खास करके पक्ष की, यानी जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ आती है, वैसे ही साइड हो जाता है। बैरिकेडिंग बहुत तेज़ी से होता है। क्या हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे संसद में संविधान द्वारा निर्मित संविधान यह अधिकार देता है कि हमारे संसद में बैठे हुए लोग झूठ बोले? अब भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी को देखें कि संसद से लेकर के सड़कों तक वो झूठ बोलते हैं और बड़े शान से बोलते हैं, और उनको कोई गिल्टी भी नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, हम झूठे हैं। पूरी दुनिया में उनसे बड़ा झूठा व्यक्ति आज के दिन में कोई नहीं है। आप गूगल करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं, या अगर आप बुद्धिजीवी हैं, समझ सकते हैं, तो उनकी बातों की समीक्षा खुद भी किया कीजिए। आपको समझ में आएगा संविधान और न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में कहाँ आकर के रुकती है। गाड़ियों की जो फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए, जो टैग दिखाए मैंने, जो आपको स्टिकर्स दिखाए, आप उसमें देख लीजिए कि सभी लोग, आपने जो देखा है उनमें सभी ऐसे लोग हैं जो नियम नहीं मानते हैं। मुझे याद है, मैंने कई बार चर्चा भी किया है कि वर्तमान थाना प्रभारी जो नगर थाना के हैं, उन्होंने एक बार जाम के संबंध में मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि आप अमेरिका चले जाइए, आप भारत में रहते हैं। और मैंने बोला कि आपकी गाड़ी क्यों निकल जाती है जाम से भी आगे, और आम आदमी क्यों लटका रहता है? तो बोलते हैं कि सिस्टम यही है, और हम अगर आगे नहीं जाएंगे तो कैसे सिस्टम बदलेगा? यानी आप जाम से कैसे निकले? सिस्टम नहीं बदलना है, वो सिस्टम में काम ही नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें वीडियो में स्पष्ट है कि कोई चोरी करने गया है, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी थाना में FIR नहीं होती है और नगर थाना वापस कर देती है। यह है हमारा सिस्टम। अवैध रूप से चलने वाले आप देखेंगे, छोटी छोटी बातें जो बैरिकेडिंग पुलिस वाले लगाते हैं, उसमें छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लगा कर लिख करके डाल दिया जाता है नो एंट्री। इधर आना या इधर जाना प्रतिबंधित है, इतना छोटा जो कहीं किसी को दिखाई नहीं देता है। आप समझिए कि आप जब शिक्षा को ही मुक्त कर रहे हैं तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आपके आने वाले लोग, आपके जिलावासी, आपके समाज में
सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की बात ही छोड़ दीजिए, शैक्षणिक रूप से मजबूत भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या यहाँ के जिलाधिकारी हो, या प्रधान सचिव हो, मुख्य सचिव, जब वही लोग नियम नहीं मानते हैं, जो रास्ते वन वे होता है उसी रास्ते से वो जाते आते हैं, तो आप किससे उम्मीद रखते हैं कि वन वे किसके लिए होगा? जिनके ऊपर कंधों पे जिम्मेवारी है कि वो कानून व्यवस्था, न्याय की प्रक्रियाओं को सुगम बनाए, वो निभाए, जो रूल बनाते हैं उसका पालन खुद करे, तभी तो किसी से आप उम्मीद रखेंगे। क्यों अपराध बढ़ रहा है इस देश में? अपराध बढ़ने का एक ही रीजन है, क्योंकि हमारी संवैधानिक स्ट्रक्चर यह अधिकार देता है कि जो भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग बेईमानी करें, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कहती है कि जब केस पेंडिंग है, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो उसके लिए आंदोलन क्या मतलब? क्या यह बता सकता है सुप्रीम कोर्ट कि जिस SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो सदन में पास करके लागू कर दिया गया इस देश में, तो क्या आप पे किस बात पे आपके साथ हम चले और किस बात के लिए संविधान और इस संवैधानिक स्ट्रक्चर और कानून पे भरोसा रखें? संसद ही सब कुछ कर सकती है, तो हम तो संसद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी आंदोलन संसद और सदनों से होता है। कोर्ट का हस्तक्षेप, मुझे कोर्ट ही स्पष्ट कर दे कि कितने प्रतिशत उनके जो बयान हैं, उनके जो कार्य हैं, वो लागू होते हैं, उनके आदेश। कोई भी आदेश लागू नहीं है इस देश में। आप हर मुद्दों पे देखेंगे, संवैधानिक रूप से जिनकी जिम्मेवारी है वही हर समय कानून व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं। तो आप अगर जागरूक नागरिक हैं तो समझिए कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और समाज को, राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे देश से बाहर हों, या कहा जाए कि इनकी राजनीतिक जो भविष्य है, प्रशासनिक जो ऐसे लोग आते हैं, इनका वजूद खत्म हो, नहीं तो यही लोग आएंगे और हमें अपराधीकरण की तरफ धकेलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे संपर्क करने के लिए 9471439247 पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम नंबर इस पे मेरा उपलब्ध है। ahannews@gmail.com पे आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और हम सभी लोग मिलकर के एक राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारियों को सुनिश्चित करें, अच्छा कदम उठाएं। मैं कई बार कहता हूं, कई बार वैशाली पुलिस से भी मेरी बकझक हो जाती है। कोई ऐसा वीडियो बता दे जहां से मैंने नो एंट्री में या गलत तरीके से मैंने ड्राइविंग की हो, मेरे गाड़ियों के कागज पत्तर सब कुछ देख ले हो, कहीं उनको कमी नजर आए तब तो, यानी कि आपको स्वयं से अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। मैं इतना बोल इसलिए पाता हूं कि मैं सत्य हूं और मैं जो करता हूं वो कानूनी व्यवस्थाओं के तहत करता हूं। लेकिन खुद यहाँ के जिलाधिकारी जिस गाड़ी पे चढ़ते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। आप दंग रह जाइएगा, जो SP इस जिला में चलते हैं उसके इंश्योरेंस पॉल्यूशन नहीं है, उनके फिटनेस नहीं है, उनके गाड़ी के कोई भी कागज पत्र नहीं है। नहीं विश्वास होता है, आप परिवहन के साइट पे जाइए, देख लीजिए, आपको सारी परिस्थिति नजर आएगी। कितने प्रतिशत पुलिस वाले जिनका टैग लगा हुआ है, आप देख लीजिए कि उनके गाड़ियों का इंश्योरेंस, जबकि वही लोग आपकी गाड़ियों का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन चेक करते हैं। जरा वो अपनी गाड़ियों का भी इतिहास, भूगोल, नागरिक निकाल ले, ताकि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं वो खुद यहाँ के DM SP को भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि खुद अवैध गाड़ी पे चलते हैं, उनके खुद की परमिट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं है। अगर उनका इंश्योरेंस, जो पब्लिक का पैसा है, इंश्योरेंस क्यों नहीं होता है, उनके गाड़ियों के पॉल्यूशन क्यों नहीं बनते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।